नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस पेपर नंबर 17 की बात करेंगे। अभ्यास प्रश्न पत्र रहेगा। आपके संपूर्ण कंसेप्ट से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है और इसके पहले आप सभी को पता होगा 16 प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 60 प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर आपके सभी सब्जेक्ट को मिला के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप आप सभी प्यारे मित्र ने, सभी शिक्षक बंधुओं ने सभी प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र को अटेंड किया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और इस अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर 30 प्रश्नों पर आपका फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। पहला प्रश्न है, शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। पता नहीं है, पहले से ही पता है, जानने के लिए तैयार हैं या जानने के लिए तैयार नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए, पहले से ही पता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सोलेस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? बातचीत कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, प्रोजेक्ट या मौखिक प्रश्न। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हम स्कोलेस्टिक की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट के उपकरण की बात करते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट नहीं होता है। बाकी बातचीत कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, मौखिक प्रश्न, ये सारे शामिल होते हैं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे शामिल नहीं होता या प्रोजेक्ट उपकरण नहीं होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग सिद्धांत के आधार पर है, इनसाइट के सिद्धांत पर, परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर या शास्त्रीय कंडीशनिंग के सिद्धांत पर आधारित है? मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी भाई बहन, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट, अपना अपना फीडबैक अवश्य बताइएगा और अपने स्कोर, अपने प्रिपरेशन की तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि व्यक्ति अपनी गलती सीखता, जब आप त्रुटि करते हैं, ठीक है, तो यह परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित होगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, क्रिया प्रसून अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आपके स्किनर महोदय जी ने, ईपी पॉलाव ने, थांडाइक महोदय जी ने, कोहलर महोदय जी ने। सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन फीडबैक आप लोगों को मिल रहा है। इसी तरह प्रत्येक प्रश्न पर आप लोग इसी तरह फीडबैक बेहतरीन करते रहिए। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। तो हम बात करेंगे स्किनर महोदय की बात करेंगे। जी हाँ, जब भी क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत की बात की जाती है, स्किनर महोदय जी का नाम आता है। जब भी अधिगम के सिद्धांत की बात की जाती है, ईपी पालाव महोदय जी का नाम आता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जब भी आता है, अनुबंधन के जनक ईपी पालाव की बात करते हैं। थांडाइक को सभी को पता होगा, जब भी हम थांडाइक महोदय की बात करते हैं, थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय जी का है, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया है। और सीखने का सिद्धांत इन्हीं ने दिया है। प्रश्न आ गया कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपके स्किनर महोदय जी ने दिया था। और अगर यह प्रश्न आ गया कि क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? आपके ईपी पालाव महोदय जी ने। किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की बात की जाती है, थांडाइक महोदय जी का नाम आता है। और किसने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत की बात करेंगे, इन्होंने चिंपांजी नामक बंदर पर प्रयोग किया था। आइए बात करते हैं पांचवा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत?
तो अल्बर्ट बंडूरा की जब भी बात करते हैं ये किस सिद्धांत से संबंधित हो जाते हैं, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। जी हाँ, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969-71 में दिया गया। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण है। छठवां प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, फीडबैक आपका बेहतरीन मिल रहा है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था स्टर्न ने, बीने साइमन ने, टर्मन ने या सीरियल बर्ट ने दिया था। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी मानसिक आयु की बात की जाती है तो बीने और साइमन इन दोनों ने मिलकर दिया था। जी हाँ, मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है और इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बीने और साइमन ने किया था। तैथिक आय से तात्पर्य जो होता है वह व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है और मानसिक आयु उनकी बुद्धिलब्ध होती है। शैक्षिक आयु की अगर बात करें, सातवां प्रश्न साथियों जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन आपका फीडबैक चाहेंगे इस प्रश्न पर कि विकास में शब्द जो PSRN है क्या है, विकास में जो यह शब्द आपका PSRN है यह समस्या को हल करना, तर्क करना और संख्यात्मकता दर्शाता है। समस्या को हल करना, रिश्ते और संख्या की बात करेंगे या अवधारणात्मक कौशल, तर्क, संख्यात्मकता की बात कर रहे हैं या अवधारणात्मक कौशल, संबंध और संख्याएं की बात की जा रही है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो विकास में शब्द जो आपका PSRN शब्द है साथियों, ये आपके अवधारणात्मक कौशल की बात करेंगे, तर्क और संख्यात्मक। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। जी हाँ, PSRN अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मक की बात करेंगे। आठवां प्रश्न दिया गया है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में EP पालाव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर। तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है, सभी लोग बताइएगा। संबंध प्रतिक्रिया या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपके EP पालाव महोदय जी का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपके EP पालाव महोदय जी का है। अनुबंधन का जनक आपको EP पालाव महोदय जी के कहा जाता है। पाचन क्रिया पर शोध किसने किया, EP पालाव महोदय जी ने किया। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया, EP पालाव महोदय जी ने किया। और यूपी आपके पालाव महोदय जी कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। और बिल्ली पर थांडाइक के द्वारा प्रयोग किया गया, चूहे पर स्किनर और बंदर पर कोयलर। ये काफ़ी बार प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है और 4 में से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम पर, तो आपको ध्यान देना है, चारों ऑप्शनों को लेकर चल रहे हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कोयलर, थार्नडाइक, EP पालाव, वुडवर्थ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके कोयलर महोदय जी ने किया है और हम आपको बता चुके हैं कोयलर महोदय की अगर नाम आता है, ठीक है, तो बंदर पर कोयलर और कोफा ने प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान देना है। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कोयलर महोदय जी का है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। ठीक है, तो ये किसका कहना है, या किस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है, यह कोयलर महोदय जी का है। कोयलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत से संबंधित है और कोयलर महोदय जी ने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। 10वां प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, उसे ही प्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, किसी भी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करना वह कहलाती है प्रेरणा। जी हाँ, अभिप्रेरणा की बात करेंगे। प्रेरणा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा देखिए किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने के निमित्त करने की प्रक्रिया है और ये कथन किसका है, गुड का कथन है। ठीक है, ये गुड के कथन है, ये भी आपको ध्यान देना है, प्रश्न आ सकता है किसका कथन है। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में शिक्षा में कहा जाता है IT, ICT, सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में ICT कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ICT कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी शिक्षक बंधु, सभी प्यारे मित्र, सभी मित्रों को इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम को फतेह करना साथियों,
आपका प्रत्येक कमेंट, आपका प्रत्येक फीडबैक इम्पोर्टेंट है। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी। तो प्रश्न आ चुका है कि क्रोध व भय प्रकार है संवेग के, अभिप्रेरणा के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। अगर आपने हमारी क्लास ज्वाइन की होगी, अगर आपने क्लास बेहतरीन प्रिपरेशन किया होगा, कंसेप्ट के पढ़ा होगा, तो हर एक प्रश्न आप लोग कर पाएंगे। और 25 प्लस बाल विकास में अवश्य आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि 25 प्लस स्कोर करेंगे तभी आप आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो क्रोध व भय प्रकार किसका होता है? ये सारे संवेग के प्रकार हैं। और मैकडूगल की बात करते हैं, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं, ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो मैकडूगल द्वारा 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है, इसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं, जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन। ये सारे संवेगों की या आंगिक प्रक्रियाएं हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? तो सभी जानते हैं, कई बार हम बात कर चुके हैं, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल ही अनुकरण कहलाती है। ठीक है, अनुकरण या नकल दोनों एक समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अनुकरण या नकल, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को नकल करना ही अनुकरण। समान प्रदर्शन किया जाता है तो अनुकरण की श्रेणी में आपका नकल करना आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बच्चे के शरीर विकास को दर्शाता है? नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक या सकारात्मक? सभी कमेंट कीजिएगा। तो बच्चे के शरीर विकास को कौन दर्शा रहा है? सभी लोग बताइएगा। तो जो शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास यहाँ पे क्या होता है सभी जानते हैं, गुणात्मक की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं, कल्पना कहते हैं, विस्मृति कहते हैं या ध्यान कहते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, किसी भी सीखी हुई बात को स्मरण रखना, फिर उसे पुनः स्मरण करने में असफलता को क्या कहा जाता है? उसे विस्मृति कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार कर चुके हैं, संभावित प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब किसी का हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण व किया जा सके, उसे विस्मरण उत्पन्न होता है। ठीक है, आपने ज्ञान सीखा है, ये सारे प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम टाइम पे ये सारे प्रश्न याद नहीं आ रहे हैं, तो फिर वह विस्मरण की कैटेगरी पर आ जाएगा। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्ध का बालक क्या माना जाएगा? तो समान बुद्धि माना जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 91 टू 109, यहाँ पे समान बुद्धिलब्ध की ही हम बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो हाल का सिद्धांत जो आपके निम्नलिखित में से किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। जी हाँ, किशोरों का मनोविज्ञान। हाल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया। और हाल के अनुसार किशोरा अवस्था जो है एक आंधी तूफान की अवस्था है। ये भी काफ़ी बार है प्रश्न है। ठीक है, हाईलाइट यह आपका कथन है कि आंधी तूफान की अवस्था है किशोरावस्था, किसने कहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हाल का कथन है। और यह एक तनाव व तूफान की अवस्था है, आंधी तूफान की। ये किसका कथन है? हॉल का कथन है। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? प्रोफेसर हॉल ने, कमेनियस ने, हलिंगवर्थ ने या फ्रॉयड ने? तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? सभी जानते हैं, हम फ्रॉयड महोदय जी की बात करते हैं। फ्रॉयड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड महोदय ने दिया था। इन्होंने ईड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा दी है, सिगमंड फ्रॉयड महोदय जी ने दी है। ठीक है, ईद, अहम, पराहम, इनको पढ़ लीजिएगा। इनसे 3 से 1 प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। या ईद, ईगो, सुपर ईगो। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बताइए। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने वाले डब्ल्यू वेंट अर्थात विलियम वुंट की बात करेंगे। इन्होंने 1879 में जर्मन में एक मनोवैज्ञानिक का प्रयोगशाला स्थापित किया। कहाँ पर? जर्मनी में, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण, संवेदना, दयात एवं संवेग जैसी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन मत भी यहाँ पर किया है। तो जर्मनी, ये आप नोट कर लीजिएगा ये शब्द। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वर्दीमर,
फ्रांज वेंटानो, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, टीटी एग्जाम में सिलेक्शन पाना, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर सभी मित्रों का अभिनंदन, स्वागत करते हैं सभी शिक्षक बंधुओं का। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है? सभी लोग जानते हैं मैक्स वर्दीमर का नाम सर्वोपरि पर ही आता है। जी हाँ, जब भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला की बात की जाती है तो 4 जर्मन मनोवैज्ञानिकों ने रखा था। मैक्स वर्दीमर प्रमुख हैं, साथ ही साथ वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफा और लेविन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, संगणन सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो संगणन का सिद्धांत सभी लोग जानते हैं स्मृति से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, 6 सिद्धांत इनमें से किस वर्ग का सिद्धांत है? संरचनावादियों का, व्यवहारवादियों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का है? सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 सेकंड का वक्त दे दिया जाता है फीडबैक करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। 10 सेकंड भी ले सकते हैं वीडियो पॉज कर आसानी से, लेकिन कम एग्ज़ाम नज़दीक है, कम समय जो है बहुत ही कम है। तो 6 सिद्धांत इनमें से किस वर्ग का सिद्धांत है? सभी कमेंट कीजिएगा। 6 सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का। अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे ही बात किया था कि अधिगम संबंधी 6 सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है और लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेविन का 6 सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में BFP द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसका कथन है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है? कुर्ट लेविन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिक्षमता। तो सभी जानते हैं ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। जब भी बैटरी का जिक्र होता है तो बैटरी का जो परीक्षण है यह बुद्धि के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है और उपयोग किया जाता है, तो बुद्धि ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब भी बुद्धि की बात करते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण का नाम आता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो भाटिया जो बुद्धि परीक्षण है, किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? भाटिया ने किया था, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अभिक्रमोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? कई बार बता चुके हैं, थॉर्नडाइक, हल, स्किनर, वाटसन। सभी कमेंट कीजिएगा। तो हम बात करें अभिक्रमायोजित अधिगम के प्रत्यय की बात कर रहे हैं, किसने दिया था? स्किनर महोदय जी ने दिया था। जी हाँ, स्किनर जिस प्रकार पालाव का नाम से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार स्किनर का नाम संवेगात्मक अनुबंधन से जुड़ा हुआ है और संवेगात्मक अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं, अधिगम कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या साथियों अभिक्षमता कहते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे ही अधिगम कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। और सभी जानते हैं कि सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके क्लासिकल अनुबंधन द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक, प्रतिदर्श, गिलफोर्ड या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो संज्ञान की बुद्धि की बात करते हैं, गिलफोर्ड के हिस्सा या गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा कहा जाता है। जी हाँ, गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है, गिलफोर्ड 1907 का विचार था कि बुद्धि के सभी तत्वों को 3 बीमाओं में सुसंगठित किया जा सकता है। वे 3 बीमाएँ संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन है। प्रश्न आ सकता है कि गिलफोर्ड की 3 बीमाएँ कौन कौन सी हैं, या संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, ये 3 बीमाएँ किसकी है? तो आपके गिलफोर्ड महोदय जी का है। तो किसी प्रकार से भी प्रश्न को उत्तर को प्रश्न बनाया जा सकता है, तो दोनों तरह से आपको प्रिपेयर और तैयार रहना है। 10 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्ध कितनी होगी? एक प्रश्न इस तरह से जरूर आएगा। तो आपको फार्मूला पता है कि IQ बराबर मानसिक आयु बटे उसकी वास्तविक आयु जो होती है, वर्तमान आयु बटे कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 8 गुणे 10 80 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उसकी बुद्धि लब्ध 80 हो जाएगी, क्योंकि उसकी 10 वर्ष का सुधीर बालक है, लेकिन मानसिक आयु उसकी कम है, 8 वर्ष है, इसलिए उसकी बुद्धि लब्ध भी कम आएगी।
अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? हाइपोटोल्सिक का सिद्धांत, जेम्स लैंग का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत या अभिप्रेरण का सिद्धांत? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु। तो संवेग का ऐसा सिद्धांत जो इस विचार को मानता हो कि संवेगात्मक अधिगम जो है या संवेगात्मक अनुभव जो है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, वह है जेम्स लैंग का सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, तब बाद में संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण के तौर पर यदि व्यक्ति घात या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि इस सिद्धांत में जो है जेम्स लैंग के सिद्धांत में पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, फिर है इसके बाद अनुभूति होती है। 2 प्रश्न और बच्चे, इनको भी कंप्लीट करते हैं और इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र को कंप्लीट करते हैं। विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से? सभी कमेंट कीजिएगा। तो विशेष शिक्षा जो संबंधित होता है, आई थिंक मुझे लगता है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है तो आप लोग अपना अपना कमेंट फीडबैक बता सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का कमेंट का, आप सभी फीडबैक का स्वागत अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किस विकास से संबंधित है? सामाजिक, भाषा, नैतिक, शारीरिक? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब भी नैतिकता की बात की जाती है, सभी लोग बताइएगा किसका नाम आता है? कोहलबर्ग का नाम आता है। सामाजिक की बात की जाती है, वाइगोस्की महोदय जी का नाम आता है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है। और नैतिक विकास कोहलबर्ग ने सामाजिक परिपेक्ष के अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तित्व दृष्टिकोण पर बल दिया है। और कोहलबर्ग का यह तर्क है कि नैतिक विकास संरचनात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। प्रश्न आ सकता है कि नैतिक विकास संरचनात्मक विकास के समांतर चलता है, किसका तर्क है? तो कोहलबर्ग का तर्क है, नोट कर लीजिएगा। तो सभी प्यारे मित्र, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न मॉडल पेपर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका फीडबैक क्या है जरूर कमेंट कीजिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न रिपीटेड किए गए हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सिलेक्शन के लिए से संभावित प्रश्न है। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ अगले अभ्यास प्रश्न पत्र पर, प्रैक्टिस पेपर पर, अगली क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।